Welcome, my dear students. I am CA Gayatri Sengupta Shetty, and today I am going to teach you depreciation accounting. लास्ट डे हमने डिप्रेशन अकाउंटिंग का थ्योरी पोर्शन किया था. आज हम कुछ थ्योरी पोर्शन करेंगे डिटेल्स में और साथ में कुछ सम्स करेंगे. लेट्स स्टार्ट. डेफिनेशन ऑफ डिप्रिशिएशन. डिप्रेशन समझने में हम क्या बोलते हैं? डिप्रिशिएशन इज द डिक्रीज इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट. क्या होता है? जो वैल्यू हम एसेट को खरीदते हैं उसका जो वैल्यू कम जाता है ड्यू टू वेयर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेसेंस के लिए जो कम जाता है उसी को डिप्रिशिएशन बोला जाता है. और तब तक डिप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है जब तक ना वो जो मशीनरी है या कोई भी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने जो खरीदा है जिसका वैल्यू पूरा ऑब्सोलीट नहीं हो जाता है. और डिप्रिशिएशन किस चीज़ पे हम चार्ज करते हैं? जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, इन सब के ऊपर डिप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है. तो टर्म डिप्रिशिएशन क्या है? एक मेथड है एलोकेट द कॉस्ट ऑफ टैंजिबल एसेट. वो जो टैंजिबल एसेट हमने खरीदा है उसका होल लाइफ में कितना उसका यूज़ है उसी पे हम उसको एलोकेट करते हैं कॉस्ट को. ठीक है. डिप्रिशिएशन जैसे कि हम टैंजिबल एसेट और फिजिकल एसेट पे चार्ज करते हैं वैसे ही एमोटाइजेशन होता है when in case of intangible assets जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स. ओके. सिमिलरली क्या होता है फॉर डिप्लीटिंग एसेट्स? इट इज सेट डिप्लीशन. ओके. ठीक है. वो कौन से एसेट्स है जिस पे हम डिप्रिशिएशन चार्ज कर सकते हैं? वो एसेट को डिप्रिशिएशन हम चार्ज कर सके उसके लिए उस एसेट को एक बिजनेस मैन को या फर्म को और इंडिविजुअल को किसी को उस एसेट को ओन करना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा फॉर बिजनेस, और उसको मोर देन फॉर 1 ईयर इट हैज़ टू बी यूज. एंड सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? उसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना होना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए. तो ही ये चारों पॉइंट्स अगर हमारे कोई भी एसेट में रहेगा तो ही हम उस एसेट को पर डिप्रिशिएशन चार्ज कर सकेंगे. What is a journal entry for charging depreciation? Journal entry क्या होगा? मशीनरी फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते. इट वॉज वर्थ रुपीज 1 लाख, 10% डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं तो उसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीनरी अकाउंट being depreciation charged on machinery. ठीक है. ओके. व्हाट इज द नीड फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ डिप्रिशिएशन? डिप्रिशिएशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? डिप्रिशिएशन अलाउज द कंपनीज टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ एन एसेट. एसेट का जो खर्चा है उसका जो दाम है परचेज प्राइस हम खरीदते थे उसका जो कॉस्ट लगा था उसी को रिकवर करने में यूज होता है हम अगर डिप्रिशिएशन चार्ज करें. ओके. और डिप्रिशिएशन हम अगर दिखाएंगे तो ट्रू एंड फेयर व्यू हमारा बैलेंस शीट में आएगा, बिकॉज बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर व्यू हम नहीं दिखाएंगे फिनेंशियल्स में तो वो हमारा बैलेंस शीट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रस्टवर्दी. सेकेंड ऑफ ऑल क्या है? ट्रू नॉलेज ऑफ द प्रॉफिट्स अर्नड बाय द एसेट. वो जो एसेट जो है उसने कितना प्रॉफिट अर्न करे हमें हेल्प किया है ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ वो भी हमें पता चलता है हम जब डिप्रिशिएशन प्रोवाइड करते हैं. डिप्रेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या होता है? कॉस्ट को रिकवर होता है. कॉस्ट रिकवर होने से क्या होगा एसेट का? तो जब वो एसेट पूरा पूरी ऑब्सोलीट हो जाएगा तो हमारे पास कुछ पैसा रहेगा जिससे हम क्या कर सकेंगे? फिर से उस एसेट को हम खरीद सकेंगे. दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम एसेट ऑन इट्स बीइंग ऑब्सोलीट. सो हम डिप्रेशन प्रोवाइड करते हैं. और डिप्रेशन क्या है? इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो इफ डिप्रेशन इज नॉट चार्ज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट बी शोइंग करेक्ट पोजिशन. ओके. और एक क्या है? लास्ट है अगर हम डिप्रेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. वो कैसे होता है? इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग द टैक्स बेनिफिट देने के आगे हम डिप्रेशन चार्ज करते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है. तो जो टैक्स हमारा आएगा टैक्स पोर्शन विल बी लेस, राइट? तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन विच वी आर चार्जिंग depreciation. What are the consequences of not providing for depreciation? वो क्या है जो अगर हम depreciation न provide करेंगे हमें suffer करना पड़ेगा. If we do not provide for depreciation, then the profit of the company in that case will be overstated. हाँ, अगर हम depreciation नहीं खाते तो वो portion of the depreciation amount हर asset ऑब्वियसली डिप्रिशिएट होता है ड्यू टू वेयर एंड टियर, ड्यू टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे क्योंकि मे बी वो एसेट को यूज़ भी नहीं किए हैं, रखा हुआ है, लेकिन वो एसेट का ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी कोई नया एसेट आ गया तो उसका यूज़ कम गया है. तो वो ही चीज़ को जो हम एसेट को यूज़ किए थे तो डिप्रेशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो प्रॉफिट है कंपनी का ओवरस्टेटेड रहेगा. ओवरस्टेट होगा तो उससे से हम क्या करेंगे? डिविडेंड्स दे देंगे टू अस शेयर होल्डर्स. तो दैट पोर्शन ऑफ डिप्रेशन विल गो टू द शेयर होल्डर्स. ओके. So this will result in the company to not to replace the machinery. वो machinery जो replace वो करना चाहते हैं that they will not be able to do.
सो इसलिए हमें डिप्रेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट द मनी डज नॉट गोज टू अप टू एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एज वेल। हम उस एसेट को रिप्लेस करेंगे आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ, राइट। डिप्रिशिएशन सिमिलरली, जैसे कि हम डिप्रिशिएशन फॉर टैंजिबल एसेट्स करते हैं, एमोर्टाइजेशन फॉर इंटैंजिबल एसेट्स जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ओके, एंड डिप्रिशिएशन फॉर डिप्लीटिंग एसेट्स। डिप्लीटिंग एसेट्स मींस व्हाट, जस्ट लाइक माइंस जहाँ से हम कोयला निकाल रहे हैं, फिर गोल्ड माइंस हो गया, ये कोयला निकालते हैं, ऑल दिस ऑयल रिफाइनरीज, तो ऑल दीज आर थिंग्स आर व्हाट, दीज आर इंटैंजिबल डिप्लीटिंग एसेट्स, और उन्हीं पे हम जो उनका जो डिप्रिशिएशन अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीटिंग depletion, okay. Depreciation is considered as a charge because it doesn't, non-cash charge, non-cash charge क्योंकि इसमें actual account cash outflow हो ही नहीं रहा है, तो it's a non-cash charge, right? ठीक है, अब वी विल गो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन, चार्जिंग डेप्रिशिएशन, ठीक है। अभी हम जो मेनली फॉलो करते हैं दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। बट वी हैव टू नो ऑल द मेथड्स व्हिच आर अवेलेबल। हम जो जानते हैं क्या क्या मेथड्स हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड हम पढ़ते हैं, व्हाट इज दैट। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिशिएशन इज प्रोवाइडेड इवनली ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट, कॉन्स्टेंट रेट। एक 10%, एक 1 लाख रुपीज का मशीनरी खरीदे फॉर एग्जाम्पल, उस पर हम 10% चार्ज करें तो 10,000 रुपीज, तो उसका अगर लाइफ टाइम 5 ईयर्स होगा, तो एवरी ईयर वी हैव टू चार्ज 10,000 रुपीज एज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। सेम अमाउंट इज रिगार्डलेस वो कब खरीदा गया, कब उसका ऑब्सोल्यूट लाइफ, ऑब्सोल्यूट फुल यूजफुल लाइफ खत्म हो रहा है, वी हैव टू चार्ज द सेम परसेंटेज ऑन कॉन्स्टेंट, सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन विल बी चार्ज, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या जाता है, परचेज प्राइस माइनस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू मतलब जो आफ्टर द स्क्रैप जो उसका रह जाता है, दैट पोर्शन वी हैव टू डिडक्ट, डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, राइट। देन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और द डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, इसमें क्या होता है, हम जो अंडर दिस मेथड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी इसको बोलते हैं, और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, एक फिक्स परसेंटेज हम क्या करते हैं, अप्लाई टू द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एवरी ईयर, ईच ईयर। फर्स्ट में वो 1 लाख रुपीज का हम एसेट खरीदे थे, उस पर हम 10% चार्ज किए, तो फर्स्ट ईयर इट वाज 10,000, सो नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, दैट अमाउंट बुक वैल्यू क्या हो गया एसेट का, दैट विल बी 90,000। अब फिर से हम 10% चार्ज करेंगे, तो इन दैट केस इट विल बिकम 9,000। अगेन नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ऐसे करके वो कमते रहेगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या है, फिक्स परसेंटेज अप्लाई करते हैं बट ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ईच ईयर, ओके। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डिप्रिशिएशन फार्मूला जो है, एसेट बुक वैल्यू जो रहता है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इनटू रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, राइट, ओके। अब जो है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, जो एसेट्स बहुत जल्दी एक्सेलरेट होता है, मतलब उसका जो डिप्रेशन अमाउंट है बहुत जल्दी चार्ज होता है, यूजफुल लाइफ के फर्स्ट पोर्शन में उसका बहुत ही जल्दी, मतलब ट्वाइस यू कैन से बैलेंस, उसी का जो डिप्रेशन अमाउंट जल्दी डिप्रिशिएट होता है। तो इसमें क्या होगा, जो बिजनेस बहुत जल्दी अपना बिगिनिंग ऑफ द लाइफ में, अपना लाइफ में अपना डिप्रिशिएशन हो जाता है यूजफुल लाइफ का, तो उनसे एसेट्स में यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। हर केस में यूज नहीं होता है। तो जैसे कि हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड फॉर्मूला 2 इंटू डिप्रिशिएशन रेट इंटू करंट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। सो ट्वाइस हम डिक्लाइनिंग मेथड जो फॉर्मूला लगा रहे थे, डिप्रिशिएशन रेट इंटू करंट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, यहाँ पे ट्वाइस लगा रहे हैं। तो दिस इज यूज ओनली इन केस ऑफ एसेट्स विच डिप्रिशिएट ड्यूरिंग ट्वाइस एज फास्ट डिक्लाइन, एसेट्स विच वर यूज इन द डिक्लाइनिंग मेथड, ओके। बिगिनिंग ऑफ द लाइफ वो अपना डिप्रिशिएशन ज़्यादा होता है यूजफुल लाइफ का, ठीक है। देन सम ऑफ द ईयर्स डिजिट SYD डिप्रिशिएशन मेथड, इसमें और एक एग्जांपल है, ये भी एक एक्सेलरेटेड मेथड होता है, लेकिन वो इतना एग्रेसिव नहीं है जैसे कि हमारा डबल डिप्रिशिएशन डिक्लेयरिंग मेथड जो था, उसके ऐसे इतने एग्रेसिव नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो मेथड। यहाँ पे भी क्या होता है, वो डिप्रिशिएशन जो फर्स्ट ईयर्स ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है तभी वो डिप्रिशिएशन हो जाता है। तो इन दिस मेथड दे यूज दिस मेथड, वो एसेट जहाँ पे फॉलो किया जाता, यूज किया जाता है, वहाँ पे हम ये मेथड यूज करते हैं, SYD, ठीक है। सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स डिप्रिशिएशन फॉर्मूला, इसमें क्या होगा, रिमेनिंग लाइफ स्पैन, कितना उसका लाइफ स्पैन है, डिवाइडेड बाय SYD, सम ऑफ द ईयर्स इट हैज बीन यूज्ड इनटू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। मतलब उसका कितना टाइम बाकी है अभी और कितना है, बाय द सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स, मतलब कितने साल उसने काम यूज किया गया है उसमें एसेट को, इनटू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू, कितने में हम खरीदे थे और जो रह गया है, राइट। देन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये क्या मेथड है, ये फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिशिएशन, इसमें क्या टाइम फैक्टर को हम कंसिडरेशन में लेते ही नहीं है। इसमें क्या होता है, एक एसेट
यूनिट यहाँ पे पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ यूनिट्स एन एसिड एक्चुअली प्रोड्यूसेस एंड द एस्टिमेट हाउ मच इट विल प्रोड्यूस ओवर इट्स लाइफ टाइम इज गिवन इंपॉर्टेंस टू। यहाँ पे कितने साल उसको यूज किया गया है उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है, लेकिन एक एसिड ने एक्चुअली कितना प्रोड्यूस करता है हर यूनिट में और कितने साल वो करेगा वो ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चर, तो वो इसको यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसिड, एसिड का जो ओरिजिनल प्राइस है माइनस साल्वेज वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूनिट्स प्रोड्यूस ओवर इट्स लाइफ टाइम, ठीक है, इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना उसने एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस किया है और उसका एक्चुअल लाइफ टाइम कितना होना चाहिए था, एस्टिमेट पोर्शन दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसिड माइनस सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो यूनिट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी कैन सी यूनिट्स ऑफ मेथड। ओके, तो हम मेनली दो मेथड ऑफ मेनली यूज हो जाता है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और द रिटन डाउन वैल्यू बैलेंस मेथड। तो ये दोनों मेथड को हम मेनली यूज करते हैं, बाकी सबका हमें जानना पड़ेगा क्या क्या मेथड्स है। ओके, now let us see what is the difference between the straight line method and the diminishing balance method in depreciation. Okay, हम पढ़ते हैं straight line method में क्या, it is also known as the original cost method or the fixed installment method, और diminishing balance method में it is also known as reducing balance method or the written down value method. सेकेंड क्या है, द वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूस टू जीरो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इन स्ट्रेट लाइन मेथड, बट हम जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं तब वो वैल्यू जीरो तक नहीं पहुंचता है। और डिप्रेशिएशन अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, हम अगर 1 लाख रुपए से मशीनरी खरीदे उसी पे हमारा डिप्रेशिएशन चार्ज होगा, बट इन केस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड व्हाट वी डू, ऑलवेज ऑन द रिटन डाउन वैल्यू और द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, fixed amount is reduced from the value of the asset every year, that is in straight line method, or the amount of depreciation gets reduced every year in diminishing value method. फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन देख लेना, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू इन स्ट्रेट लाइन मेथड डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन divided by 100 into the book value of the asset. So these are the differentiation between the straight line method of depreciation and the diminishing balance method of depreciation. ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। और एक चीज़ ऑलवेज याद रखिए, देयर मे बी मेनी मेथड्स ऑफ डिप्रिशिएशन बट वी ओनली follow mainly in practical life, that is straight line method and the diminishing balance method. Okay, let's do one sum to understand how it is done. ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अंडर में ये कैलकुलेशन करेंगे अंडर दिस। ओके, लेट्स सी। Okay, calculate the rate of depreciation under the straight line method. SLM from the following: purchased a second hand machine 96,000 rupees, spent rupees 24,000 on its cartage, repairs and installation. Second hand machine खरीदा गया था at the rate rupees 96,000, उस पर कितना खर्चा गया, कार्टेज रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन के लिए 24,000, ठीक है। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 4 years। ओके, 4 years एस्टिमेट लाइफ है। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 72,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एस्टिमेट वैल्यू। So what we will do next, let's see. The cost of the machinery will include the purchase price, okay, plus the cartage, installation and repairs cost also. तो cost of machinery कितना होगा, 96,000 we saw, plus 24,000 जो हमारा cartage, installation, repairs में यूज हुआ, तो that will be 1,20,000, that will be the cost of the machinery, ठीक है। अब ये जो cost of machine निकला, इससे हमें जो residual value रह गया scrap उसको less करना है, ठीक है। and the useful life तो already provide किया गया 4 years। लेट्स सी, अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन हमें निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन जो है माइनस स्क्रैप वैल्यू एट द एंड बाय लाइफ इन ईयर्स। यहाँ पे हम देखते हैं 1,20,000 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, हियर वी हैव टू इंक्लूड द परचेज प्राइस एज वेल एज एनी कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी टू बी यूज्ड, कम टू यूज फॉर अ बिजनेस पर्पज, उतने सब कुछ को यहाँ पे एड अप करना है, माइनस द लेस रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4 years, ठीक है, डिवाइड बाय 4, सो वी गेट द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन टू 12,000। तो ये 12,000 रुपया जो आया है ये हमारा डिप्रिशिएशन निकला, ठीक है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कितना था, कैसे निकालेंगे, दिस इज अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, राइट, एंड रेट कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंटू 100, अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन 12,000 आया, डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, सो वी गेट इट टू बी 10% per annum, ठीक है। दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। Okay, next sum we see. Babu purchased on 1st April 2016 a machinery for rupees 6,000, ठीक है। उसने क्या खरीदा, 1 अप्रैल 2016 में 6,000 रुपये का एक फर्स्ट मशीनरी खरीदा है। On 1st October 2016 he purchased another machine for rupees 5,000, उसने 5,000 रुपये से और एक मशीनरी खरीदा है 1st अक्टूबर को, ठीक है।
Yours, ठीक है. On 1st October 2017, the next year, he sold the machinery purchased on 1st April for 2016 for 4,000. फर्स्ट मशीन जो उसने खरीदा था उसको उसने सेल कर दिया. तो यहाँ पे वी हैव टू सी देयर 2 पॉइंट्स. फर्स्ट क्या होता है, एक मशीनरी खरीदा जाता है 1st अप्रैल, फिर 6 मंथ्स बाद में 1st अक्टूबर को 2016 में और एक मशीनरी खरीदा गया है. 2017 1st अक्टूबर को उसको सेल किया गया जो पहले वाला खरीदा था. ठीक है. It was decided that depreciation at the rate 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method. ठीक है, हम diminishing balance method में 10% provide करेंगे. Assuming the accounts were closed on 31st March every year, show the machinery account for the year ended 31st March 2017 and 18. Let's do the sum. हाँ, तो ये पॉइंट्स हमने याद रखा. 2 मशीनरी खरीदा गया है, फर्स्ट मशीनरी सेल कर दिया गया है एंड 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन आ रहा है. फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में देखते हैं 10% डिप्रिशिएशन. लेट्स डू. ओके. इन द बुक्स ऑफ बाबू मशीनरी अकाउंट हम देख रहे हैं. 1st अप्रैल 2016 टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीनरी खरीदा गया 6,000. 1st अक्टूबर खरीदा गया टू बैंक अकाउंट 5,000. ठीक है. देन वी गो टू द क्रेडिट साइड. सी बाय डेप्रिशिएशन मशीनरी 1 पे 600 रुपीज 10% पे अलाउ किया गया, फुल ईयर हुआ. और मशीनरी 2 जो खरीदा था 1st अक्टूबर खरीदा गया तो ओनली इट्स 5,000 रुपीज पे 2,500 होना चाहिए, इस पे होना चाहिए 10%. तो इट शुड बी 500, but since it's only for 6 months, so it will be for 6 months 250 rupees. Okay. तो अभी हमारा कितना बैलेंस आया बाय बैलेंस CD 11,000 यहाँ पे हमारा टोटल आया. तो वी कैन सी मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 को हम जिस रेशियो में है 5,400 एंड 4,750. ठीक है. अभी मशीनरी 1 5,400 में है. ठीक है. एंड दिस मशीनरी विल बी सोल्ड. अभी हमने पढ़ा कि उसको सोल्ड कर दिया गया है. ओके. लेट्स सी. तो ये बैलेंस बीडी होके आएगा. मशीनरी 1 5,400, मशीनरी 2 4,750. राइट. अभी हम डिप्रिशिएशन फॉर द फर्स्ट मशीनरी देंगे. कितना है 5,400. उस पर कितना होगा 6 मंथ्स, क्योंकि ऑन 1st अक्टूबर 2017 वी आर सेलिंग इट. ओके. तो हम 6 महीने के लिए उसको डिप्रिशिएशन देंगे 1st अक्टूबर को. 6 महीने के डिप्रिशिएशन एट द रेट 10% ऑन 5,400. ओके. डिवाइड बाई 6 ऐसे होगा 270. Okay, अब now we are selling it by bank sale entry 4,000 rupees, right? And on sale we are having a loss that we will see how we have done the workings. We are the profit and loss. This is a loss entry 1130. Okay. So whatever is left over, that is by depreciation machinery 2. They are also charging the full year 475 rupees. This is for the full year because last year it was purchased for 6 months, so it was charged for 6 months. But this time full year 475 and the balance it is 4275. Okay. So let's see how the working of the sale portion has been done, right? Okay. Calculations of profit and loss on sale of machinery. Book value of the machinery in 1st April 2017 5,400. We see पहले साल जो उसको डिप्रिशिएशन दिया गया था उसके नेक्स्ट ईयर उसको सेल किया गया है. तो 1st अप्रैल में 5,400 था उसका बैलेंस. बुक वैल्यू लेस depreciation for 6 months 270. So book value of machinery on 1st October 2017 is 5,130. लेकिन हमने सेल कितने में किया? We did the sale at 4,000. It's mentioned. So loss on sale of machinery was 1,130. Okay. So loss on selling इसको हम लेते हैं वहाँ पे. तो after that the workings come out to be okay. So this is how we are doing the sums of depreciation. और बहुत सारे sums हम करेंगे next class में. Today this 2 portions just see. ये दोनों sums को आप अच्छे से समझ लिए hopefully. And next day we will solve more sums. Okay, thank you.